के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत की। आज पूरा देश ये देख रहा है किस प्रकार से मोदी सरकार इतनी विचलित हो गई है। ये जो सर्विसेज एक्ट बनाया वो ये उदाहरण है कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी केजरीवाल जी को संभाल नहीं पाए। क्या करें? आपने देखा इस देश के अंदर चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, पहले ये प्रयास करते हैं कि पैसे के बल पे दूसरे पार्टी के चुने हुए विधायकों को अपने पार्टी में ले आओ और सरकार पे वहां कब्जा जमा लो। इसका इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रयत्न किया, लेकिन दिल्ली के विधायक केजरीवाल के सिपाही किसी पैसे से खरीदे ना जा सके, इसलिए वहां फेल हो गए। इन्होंने फिर प्रयत्न किया, फिर दूसरा दाव चला ईडी का, सीबीआई का, कि किस प्रकार से केजरीवाल जी के विधायकों को, मंत्रियों को ईडी का डर दिखाओ, सीबीआई का डर दिखाओ और डर के मारे इनको भाजपा में लाने का प्रयत्न करो। अभी संजीव ने कहा वो अजीत पवार को दिखा 70,000 करोड़ का घोटाला, 2 दिन पहले ये बात कहा और 2 दिन बाद अपने पार्टी में ले लिया। ईडी का डर दिखाया, फिर अपने पार्टी में ले लिया। अध्यक्ष महोदय, तो ईडी और सीबीआई का डर भी नहीं चला। हमारे माननीय मंत्री हेल्थ मिनिस्टर जैन साहब को जेल में बंद कर दिया। हमारे फिनोमिनल हिस्टोरिक एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने एजुकेशन के जरिए पूरे देश का नाम विश्व में प्रचलित किया, गर्व से ऊंचा किया, उनको जेल में बंद कर दिया। और जब ये ना पैसे पे खरीदे जा सके अरविंद केजरीवाल के सिपाही, ना ईडी के डर से इनके पास आए केजरीवाल जी के सिपाही, तो तीसरा चाल चलेगी कि भाई इस सरकार की ताकत को ही छीन लो, इसे अपंग बनाओ। उसके लिए इन्होंने पार्लियामेंट जैसे पवित्र मंदिर का मिसयूज किया। और इनकी जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर है। क्या कहा वहां हाउस में? कहा ये अमित शाह जी ने जब पेश ये अपना लोकसभा के अंदर बिल पर चर्चा हो रही थी, तो कहा कि अपोजिशन पार्टीज बिलोंगिंग टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस केम टुगेदर टू अपोज द बिल फॉर द सेक ऑफ देयर अलायंस एंड नॉट फॉर द डेमोक्रेसी एंड द कंट्री फॉर इट्स पीपल फॉर अ स्मॉल पार्टी। सुपारी जितनी पार्टी। अहंकार देखिए, 7वें आसमान पर इनका अहंकार। साथी ने कहा कि सुपारी का शब्द 2 प्रकार से उपयोग में होता है। तो सुपारी इनके जहन में था, चूंकि सुपारी का शब्द बार बार किसी न किसी पार्लेंस में यूज करते होंगे ये, तो वो सुपारी शब्द यहां भी यूज कर लिया है। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो अहंकार है, और इनको याद होना चाहिए कि भाजपा किसी जमाने में 2 एमपीज की पार्टी हुआ करती थी, और 2 एमपी होने में कई दशक लग गए थे इनको। ये तो केजरीवाल जी के लीडरशिप का कमाल है कि 10 साल में लोकसभा में हमारे एमपीज, राज्यसभा में हमारे एमपीज, पंजाब में सरकार, दिल्ली में सरकार, गोवा के अंदर हमारे एमएलए, गुजरात में हमारे एमएलए, और 10 साल में ये छोटी सी पार्टी जो सुपारी सी पार्टी कर रहे हैं वो नेशनल पार्टी हो गई। इनको हजम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, फिर ये कह रहे हैं
मतलब पूरे भाषण सुन लीजिए इनका, एक भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जिसे जस्टिफाई कर सकें कि क्यों लाए सर्विसेज बिल, क्या कारण रहा। क्या क्या बातें करेंगे, करप्शन हो गया, इनको शराब घोटाला कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय में मनीष जी के बेल के दौरान जब माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब ने पूछा कि भाई ये तो बताओ हुआ क्या, गलती क्या है, मनी ट्रेल कहां है, इस पैसे घोटाले की बात कर रहा है उसका ट्रेल कहां है। तो ईडी क्या कह रहा है, कह रहा कुछ मोहलत चाहिए हमें, अभी एक और मौका दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो ये 7 महीने से जिस व्यक्ति को आपने बंद कर रखा है, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने बंद कर रखा है, और 7 महीने के बाद आप ये बात कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि आपको अभी और वक्त चाहिए मनी ट्रेल दिखाने के लिए। और इसी की चर्चा कर रहे हैं अमित शाह जी वहां कोर्ट के अंदर, कह रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उनका सोल इंटेंशन है करप्शन को छुपाना। रे कहां है करप्शन, कहां एक पैसे का मनी ट्रेल दिखा तो दो, दिखा सकते नहीं, कोर्ट के अंदर बताया नहीं। अभी हमारे साथियों ने आज बड़ा डिटेल में रखा, 250 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर सड़क बनाने का जो श्रेय इनको जाता है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आएगा उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, उस दिन वो उन्होंने कोट किया कि नेहरू जी कह रहे हैं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं कि जी देखो ये कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य ना बनाओ, लेकिन जैसा राघव चड्ढा जी ने, हमारे सांसद ने उस सदन में के अंदर कहा कि ये भूल गए अपने नेताओं को, ये भूल गए अडवाणी जी को, ये भूल गए मदन लाल खुराना को, जिन्होंने बार बार, साहब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने बार बार इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी और इस सदन के अंदर भी रखने का प्रयत्न किया कि जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और 2014 में भी इनके मैनिफेस्टो में था ये कि दिल्ली को बनाएंगे फुल स्टेटहुड। अध्यक्ष महोदय, बड़ा कन्वीनियंस पॉलिटिक्स है इनका, जब फायदा हो नेहरू जी से, नेहरू जी को ले आओ, जब नेहरू जी गाली देनी हो तो अभी उन्होंने जो नेहरू म्यूजियम था उसका नाम चेंज करके रख दिया। वो तो थोड़ी सी शर्म, कहीं किसी ने कहा होगा कि मोदी म्यूजियम ना रख दो, इतना ही कसर रह गया था। मैं ये देख रहा था कि ये हार रहे थे, ये जो थे सदन के अंदर हार रहे थे, राज्यसभा के अंदर साफ साफ हार रहे थे, लेकिन 2 पार्टियों ने, उनका डर दिखा रहा हूं मैं आपको, पढ़ के बता रहा हूं क्या उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, बड़ा हास्यास्पद है। वाईएसआरसीपी और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने उनका साथ दिया। अब क्या कहते हैं वाईएसआरसीपी के एमपी वहां मिथुन रेड्डी, कह रहे हैं कि जी आई एम सपोर्टिंग दिस बिल with the hope that this would not be replicated for other states. अब ये साफ साफ ये कह रहा है, मतलब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि उस आदमी ने, जैसा हमारे साथियों ने पहले भी कहा हुआ है विभिन्न तरीकों से, कि कुछ ना कुछ तो डर दिखाया होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी इस बेवफाई का। तो कहा है आई एम सपोर्टिंग दिस बिल assuming, expressing the hope that this will not be replicated for other states. अब बीजेडी के जो पिनाकी मिश्रा जी क्या कह रहे हैं, उनका डर देखिए कैसे बाहर आ रहा है। This law cannot be brought with respect to full states such as Odisha, Rajasthan and West Bengal. मतलब दोनों पार्टियों का डर बकायदा, चूंकि ये डर के मारे ही उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं तो 131 और 102 में जो अगर उनका साथ हमें आ गया होता तो ये राज्यसभा के अंदर ये बिल इनका गिर जाता। कंप्लीट कीजिए भारती जी। मदन लोकूर साहब हमारे जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट में, उनका एक 4 लाइन पढ़ के बताता हूं, जिनकी अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन पे। कहते हैं गिवन द स्वीप ऑफ द ऑर्डिनेंस इट इज क्वाइट क्लियर दैट द इंटेंट and the purpose is to overturn the unanimous judgment of the constitution bench of the Supreme Court. साफ साफ कह दिया, the ordinance comes out as a constitutional fraud on the people of Delhi, its elected representatives and the constitution. उन्होंने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर को, जो कि अंबेडकर को कोट किया था उस दिन अमित शाह जी ने, तो अंबेडकर की वो कोट
जो उनको अच्छी नहीं लगेगी वो मैं सदन के सामने रख रहा हूं कि 1948 4 नवंबर को जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बात कही डॉक्टर अंबेडकर ने, तो क्या कहा? While everybody recognizes the necessity of the diffusion of the constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it which are not, unfortunately, generally recognized. One is that the form of the administration has a close connection with the form of the constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the constitution. It is perfectly possible to pervert the constitution without changing its form by merely changing the form of the administration and to make it inconsistent and opposed to the spirit of the constitution. ये हम लोग पढ़ा करते थे कलरेबल एक्सरसाइज। जो आपने एक्ट बनाया, चूंकि मैं इस वक्त कोर्ट में था जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा खुले कोर्ट में कि जो आपका जो ऑर्डिनेंस में 3A था जिसमें कहा था कि भाई सर्विसेज पे दिल्ली असेंबली कानून नहीं बना सकती, तो कहा था भाई कर क्या रहे हैं आप, ये दिस इज अमाउंटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो उनके वकील थे, ये भी बड़ा मुद्दे वाली बात है कि भाई हरीश साल्वे साहब जैसा बड़ा वकील एलजी साहब कहां से अफोर्ड कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इतना जो जिनकी फीस करोड़ों में जाती है, तो एलजी साहब कहां से इतना पैसा ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ओके मुलाक, पॉसिबली वी विल ड्रॉप 3A। ओपनली कोर्ट में अगर ऐसे कोई घर की पंचायत चल रही हो, तो अच्छा जी हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो वही हुआ फाइनल कि बिल में 3A तो नहीं आया, लेकिन कलरेबल एक्सरसाइज करी इन्होंने कि पूरे एक्ट का जो इंटेंट है वो वही है जो 3A में था, कि जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे थे दिल्ली सरकार को, दिल्ली असेंबली को, कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा बाकी सारी ताकतें दिल्ली सरकार की वही हैं जो एक फुल फ्लेजेड सरकार के पास है। तो सर्विसेज का ले लेना 3A को ड्रॉप करने के बाद भी ये तो वही काम है जो जिसकी चिंता माननीय मुख्य न्यायाधीश ने की थी। आप देखें ऑर्डिनेंस बना दिया, मतलब डर देखिए, एक तरह से तो हम सबको देखना चाहिए कि भाई केजरीवाल जी से कितना डर है इस व्यक्ति को। 11 मई को जजमेंट आता है, 7 दिन के बाद 19 मई को जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जाने वाला है गर्मी के लिए, उस दिन ऑर्डिनेंस रात को आ जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का वेट कर रहे थे कि जी वो बंद हो और तुरंत हम इस ऑर्डिनेंस को ले आए। तो एक तरह से ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल 123 में जो पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसका मिसयूज है, क्योंकि देयर वाज नो रीजन व्हिच कुड एक्सप्लेन दैट व्हाट वाज द हरी टू ब्रिंग दिस ऑर्डिनेंस। अब ये कर क्या रहे हैं? मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर चर्चा होने लगी चारों तरफ कि भाई इनकी हरकतों से एक बात तो हर वक्त हर तरफ पहुंच रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है, किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं, तो वो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और इस सर्विसेज एक्ट से इन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एन केन प्राक्रेन इस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बड़ा अजूबा रहा कि 3 सदस्यों की इन्होंने अथॉरिटी बना दी, उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री, ये पहली बार इतिहास में हुआ, और सभी सांसदों ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों ने कहा से बोल गए रिपीटेशन ना करें। ये जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को सभी सांसदों ने खुले शब्दों में इसकी निंदा भी की। और एक बात और अध्यक्षा महोदय, जो मैं आपके जरिए सदन को और देश को बताना चाहता हूं, एक बड़ा फ्रॉड जो मोदी सरकार करने जा रही है वो है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी, उसमें सीजीआई होंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। इन्होंने उसको ओवरटर्न करके सीजीआई को ड्रॉप कर दिया और कह रहे हैं सीजीआई की जगह प्राइम मिनिस्टर मनोनीत मंत्री होंगे। तो अब वही जो यहां कर रहे हैं फ्रॉड,
दिल्ली सरकार में वही फ्रॉड वहां भी करने जा रहे हैं देश के साथ, कि उस कमेटी में जो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगी उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, 3 में से 2 इनके, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मनोनीत मंत्री, तो 2 इनके और 1 विपक्ष का, और बाय मेजोरिटी डिसाइड करेंगे। तो इस आदमी में इतनी घबराहट है कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ये अपनी बपौती करार देने वाला है। चलिए, बहुत बहुत तो इसलिए मैं आपके जरिए इस बात को सदन में रखना चाहता हूं कि सर्विसेज एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अलोकतांत्रिक है, और जहां तक मेरी समझ जाती है संविधान की, माननीय उच्चतम न्यायालय में ये जरूर ये जो एक्ट बनाया इन्होंने, इसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, और तब जाकर के मोदी सरकार को समझ आएगी कि किस प्रकार से संविधान के साथ, जनता के जो वोट की ताकत है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली के, एक लाइन आखिरी में, आज दिल्ली की जनता जिन्होंने इतने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी देकर के केजरीवाल सरकार को चुना, आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और आने वाले समय में जो 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है कि 7 लोकसभा सीटों के ऊपर इस बार भाजपा की हार सुनिश्चित है और मोदी जी का जाना 24 में सुनिश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुलदीप जी, समय का ध्यान रखें, बहुत सारे वक्ता हैं इस विषय पर। धन्यवाद अध्यक्षा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, और ये विषय जो है ये केवल दिल्ली का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है, ये इस भारत के संविधान का विषय है, ये इस लोकतंत्र का विषय है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शायरी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तुम रोन सकते हो सभी फूलों को, तुम रोन सकते हो सभी फूलों को, मगर बसंत को आने से नहीं रोक सकते। आप कितने भी कानून बना लो, आप कितना भी कुछ कर लो, अरविंद केजरीवाल जी जितने मजबूत थे उतने मजबूत हैं और आगे भी उतने मजबूत रहेंगे, और देश में जितनी लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, जिससे मोदी सरकार डर के ये कानून लेके आई है, ये बिल लेके आई है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है। अध्यक्षा जी, 1977 से लेकर 2015 तक भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे वो मदन लाल खुराना हो, चाहे वो साहिब सिंह वर्मा जी हो, हर व्यक्ति भाजपा का हमेशा से दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने की बात करता था, उसके अधिकार दिलाने की बात करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वादों से मुकर गई और दिल्ली की जनता की पीठ में छुरी घोंपने का काम किया, और दिल्ली के लोगों से जो वादे किए उन वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। और अगर आप देखेंगे पूरा प्रकरण तो आपको समझ में आएगा कि आखिर देश की गद्दी पर विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें दिल्ली के अधिकार छीनने के लिए रात को 11 बजे काला कानून लाना पड़ा। जिसके काले कर्म होते हैं वो रात को एक ऐसे काम करता है। रात को 11 बजे देश के प्रधानमंत्री कानून लेके आए, और वो कानून लेके आए दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का, और जो अधिकार छीने गए वो इसलिए छीने गए क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली से शुरू हुई छोटी सी पार्टी जिसके नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो लगातार जब दिल्ली के अंदर 2013 के अंदर चुनाव हुए तो 2013 के अंदर दिल्ली के लोगों ने 28 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी, और उस 2013 के अंदर जो 49 दिन की सरकार थी, वो 49 दिन के अंदर जो दिल्ली के लोगों ने देखा, एक ऐसा नायक का रूप अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली के लोगों ने देखा कि जब हम कोई थाने में जाता था तो उसका पैन और मोबाइल बाहर जमा करा लिया जाता था। रेड लाइट के ऊपर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। आरटीओ दफ्तर में आरसी के लाइसेंस के पैसे लेने बंद कर दिए थे। भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। उनको समझ में आ गया कि भाई ये व्यक्ति तो दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और उसके बाद दिल्ली के अंदर फिर दोबारा चुनाव हुए 2015 के अंदर, और 15 के अंदर दिल्ली के लोगों ने उस 28 सीटों के बाद
49 दिन का ट्रेलर देखने के बाद दिल्ली में देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 70 में से 67 सीटें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देने का काम किया। उसके बाद 2020 में चुनाव होते हैं, यही पार्टी 70 में से 62 सीटें लेके आती है। उसके बाद जो मोदी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात, उस गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और गुजरात के लोग वहां 5 सीटें और 15 लाख से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को देते हैं। ऐसा पहली बार होता है। निगम का चुनाव होता है, 15 साल से भाजपा जड़ जमाई बैठी थी, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, सारे काम किया अमित शाह जी ने, सारी चाणक्य नीति लगा ली उन्होंने अपनी, डिलिमिटेशन किया, इधर किया, उधर किया, आरक्षण किया, रिजर्वेशन किया, सब कुछ कर लिया। हिंदू को मुसलमान में मिला दिया, मुसलमान को हिंदू में, दलित को ओबीसी से पिछड़ो, सारे काम किए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सारा का सारा कारण यह है, सारा का सारी जड़ यह है क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी का कद देश की राजनीति के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के लोग आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहे हैं उसकी निगाह से कि आज अरविंद केजरीवाल जी हमारे राज्य में आएंगे और वहां के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम होगा। वहां भी गरीब का बच्चा पढ़ लिख के IAS बन पाएगा। वहां भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब का बच्चा जो पहले IIT तक जाने की सपने देखता था, वो IIT के अंदर एडमिशन ले पाएगा, JEE के अंदर एडमिशन ले पाएगा। ऐसा बदलाव दिल्ली के अंदर हुआ और यही डर है कि रात के 11 बजे चाणक्य अमित शाह जी को यह बिल लेके आना पड़ा। यह बिल लेके आना पड़ा और दिल्ली से उसके अधिकार छीनने का काम हुआ और दिल्ली से उन्होंने अपने जितने वादे दिल्ली के लोगों से किए थे उन सारे वादों से वो मुकरते चले गए। और उन्होंने कहा, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर जो जनता की चुनी हुई सरकार को ताकत दी गई थी, जिसमें जनता की सरकार से चुना हुआ मुख्यमंत्री ताकतवर होते थे, अब उसके ऊपर एक अफसरशाही राज करेगी। क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर छुरी घोंपने का काम नहीं है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी जो ये बिल लेके आई है ये संविधान के परे नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सोच के संविधान बनाया था? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जी ने संसद में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा, अरे बाबा साहब अम्बेडकर को तुमने कभी माना नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मान लेते तो आज दिल्ली के अंदर जैसे गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पूरे देश के अंदर गरीब के बच्चे को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को समान स्वास्थ्य मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घमंड में आ गए, इतने घमंड में आ गए। अभी मैंने सुना कि एक आर्थिक सलाहकार समिति है मोदी जी की, उसके अध्यक्ष जो है विवेक देबरॉय हैं, उन्होंने भी एक लेख लिखा मिंट अखबार के अंदर और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। आप सोचिए ये लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात देश की है, ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की है, ये उन लाखों दलितों, करोड़ों दलितों और ओबीसी की बात है, महिलाओं की बात है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जिनको ये अधिकार देता है। आज संविधान को बदलने की बात हो रही है इस देश के अंदर। अब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर 2024 के अंदर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत का संविधान बदला जाएगा। इसलिए बदला जाएगा क्योंकि ये संविधान सबको बराबरी की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है। एक शेर कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। दिल्ली के लोग मोदी से क्या कह रहे हैं? आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं मोदी से, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू कर सितम तेरी हसरत जहां तक है, और वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। दिल्ली वालों से हमेशा बेवफाई करने का काम भाजपा के लोगों ने किया है और दिल्ली वाले इसका जवाब आने वाले 2024 में दे देंगे। मैं दावे से कह रहा हूं सदन के अंदर 7 की 7 लोकसभा सीटों पे जैसे भाजपा 0 होने जा रही है और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की भरोसे जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुश्री आतिशी जी, माननीय मंत्री। धन्यवाद अध्यक्षा जी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बोलने का मौका दिया। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे भाजपा के साथी अभी इस सदन में नहीं हैं, क्योंकि वही हमारे भाजपा के साथी और इनसे पहले इस सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस सदन की पावर बढ़ाने की बात करी और सालों तक करी। भारतीय जनता पार्टी साल दर साल संघर्ष करती रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हर साल जब भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, मैं उनके इतने मैनिफेस्टो लेके आई हूँ
1989, 1991, 1996, 1998, 2004, हर बार वो एक वादा जरूर करते थे। वो ये वादा करते थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आडवाणी जी, वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, मदन लाल खुराना जी, सबने बार बार हर फोरम पर यही बात करी कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, मैं कुछ उस समय के इनके ट्वीट्स इकट्ठे करके लाई हूँ भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी का ही ट्विटर का हैंडल है जो बार बार यही कहता रहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली वालों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। 2013 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे पहले ये कहता है, जहां पे वो कहता है आवर कमिटमेंट्स, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली, ये उनका पहला वादा था। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने इस मैनिफेस्टो को पूरे वेब, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से गायब कर दिया है, क्योंकि उसमें उन्होंने खुद वादा किया हुआ है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में भी अगर आप इसमें देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव जीत कर आई तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि सबसे पहला जो हम वादा पूरा करेंगे, जो मोदी जी वादा पूरा करेंगे, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए करेंगे। तो इतनी लंबी लड़ाई जो वो लड़ते आए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो अपना वादा भूल गए। एक्चुअली अध्यक्षा जी, 2015 में दिल्ली में कुछ अद्भुत हो गया जिससे ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हो गए परेशान। 2015 से पहले दिल्ली के लोग भी बाकी देश के लोगों की तरह परेशान रहते थे, हताश रहते थे, निराश रहते थे। बहुत सिनिसिज्म से वो राजनीति को, पॉलिटिशियंस को देखते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव में किसी को भी वोट दे दो क्या फर्क पड़ता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक आम आदमी को महीने की पहली तारीख पे ये सोचना पड़ता है कि इस महीने मेरा घर कैसे चलेगा। एक आम आदमी को ये सोचना पड़ता है कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया तो परिवार के सारे जेवर, परिवार की सारी जमीन को गिरवी रखना पड़ेगा। एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अपने पेट काट के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आती है, कौन सी सरकार जाती है। लेकिन 2015 में दिल्ली के लोगों ने देखा कि दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा आदमी आया जो नेता नहीं था, जो उनका बेटा था, उनका छोटा भाई था, जिसने उनको वादा किया कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। 2015 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी वोट दी और इस सदन में 70 में से 67 सीट जिता के भेजा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की कहानी पलट गई। उन्हें समझ में आ गया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति सक्सेसफुल हो गई, वो राजनीति जो भ्रष्टाचार खत्म करती है, वो राजनीति जो फ्री बिजली देती है, वो राजनीति जो घर घर पानी पहुंचाती है, वो राजनीति जो सबको अच्छा इलाज देती है, बच्चों को अच्छा भविष्य देती है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। और यही डर था जिसकी वजह से मई 2015 में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन एमएचए द्वारा इशू किया जाता है और कहा जाता है कि संविधान कुछ भी कहे, संविधान तो ये कहता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन एमएचए एक नोटिफिकेशन इशू करता है, कहता है कि सर्विसेज यानी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, अफसरों को आदेश देने की ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी। अध्यक्षा जी, 8 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष किया,
इस नोटिफिकेशन के बावजूद, इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने दिल्ली वालों के कान नहीं रुकने दिए। कभी वो सड़क पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, एलजी ऑफिस में जाके लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली में उन्होंने वो करके दिखाया जो देश के 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ। आज दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। हजारों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पे पहली बार पानी की लाइन पड़ी है, सीवर की लाइन पड़ी है। देश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल के हजारों बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, वो हर साल जेईई नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 8 साल तक अपनी ताकत कम होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2-2 बार बैठी, लेकिन दिल्ली के हक की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी लड़ते रहे। और आखिर में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 11 मई को एक फैसला दिया, एक तरफा फैसला, यूनानिमस 5-0 का फैसला। और उन्होंने कहा कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है? ना तो वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना तो वो संविधान का सम्मान करते हैं, और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 साल के कोर्ट में संघर्ष के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को ताकत मिल जाएगी तो देश देखेगा कि किस स्पीड से काम होते हैं, पब्लिक के काम किस तरह से होते हैं। पहले वो ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर वो बिल लेके आए। अध्यक्षा जी, इस बिल में दिल्ली के लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के ऊपर एक एलजी को थोपा गया है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर वाइसरॉय का महल है, जो अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पे थोपे गए थे कि भारत के लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन वाइसरॉय उन पर शासन करता था। आज केंद्र सरकार ने भी वही किया है कि दिल्ली के लोग चाहें या ना चाहें, एलजी साहब उनके ऊपर शासन करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है। और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को वोट का अधिकार लाखों लोगों के संघर्ष के बाद मिला था। अभी 15 अगस्त बीती है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम तिरंगा फहराते हैं। ये तिरंगा फहराने का अधिकार, वोट करने का अधिकार सैकड़ों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी को यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, और अगर आप जनता की ताकत को छीनोगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपने दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार किया है, जो आपने दिल्ली के लोगों की ताकत छीनी है, यही दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना सिर्फ लोकसभा में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन ये जो 8 सीटें भी इन्हें दिल्ली की विधानसभा में मिली हुई हैं, 2025 के चुनाव में ये भी चली जाएंगी, और 70 में से 70 सीटें दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी बस एक आखिरी चीज याद रखे, आप लोगों पर अत्याचार कर सकते हो, आप उनकी ताकत छीन सकते हो, आप उनकी वोट की शक्ति पे वार कर सकते हो, लेकिन आप इस सब से दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत सकते, दिल्ली की जनता का प्यार नहीं जीत सकते। दिल्ली की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद।
माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी।